आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। और हमने बोला था कि कूलम्ब्स लॉ से ही अपना पूरा डेरिवेशन का शुरुआत होगा। अब तक हमने कोई डेरिवेशन पढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज इंडक्शन, चार्जिंग मेथड, जो चार्जिंग के प्रोसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में हमने जाना। जो कुछ भी था वो सारा का सारा प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन था। अभी कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग जानने के पहले आपको ये पता होगा कि जब चार्ज के प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब दो सिमिलर नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है, और जब दो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। तो ये तो सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने उनके चार्ज के नेचर को देख के बताया, लेकिन वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है या फिर वो जो रिपल्सिव फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हमें पता चलता है कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमें दो चार्ज पार्टिकल या दो चार्ज बॉडीज़ के बीच का, चार्ज बॉडीज़ आप नहीं कह सकते, दो चार्जेस के बीच का वो इंटरेक्शन फोर्स बताता है। वो इंटरेक्शन फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो जो पहली चीज़ है इसमें सिंपल आप इतना लिख सकते हैं कि दिस लॉ गिव्स इंटरेक्शन फोर्स between two point and static charges। कूलम्ब्स लॉ में यहाँ पे हमने लिमिटेशंस की बात की है। कूलम्ब्स लॉ ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल लॉ होता है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और लिमिटेशंस यहाँ पे देख के भी आपको लग रहा है कि दिस लॉ गिव्स इंटरेक्शन फोर्स। ये लॉ इंटरेक्शन फोर्स को तो बताता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो जो दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन फोर्स को बता रहा है वो दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, साथ ही साथ वो स्टैटिक होनी चाहिए। ये चार्ज्ड बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन फोर्स को नहीं बताता। अगर दो, मान लो किसी, जैसे दो हमने चार्ज स्फीयर ले लिया, उसके बीच के इंटरेक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो फिर हम इस लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एग्जैक्टली से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। या फिर दो चार्जेस जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर एक्सेलरेटेड हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है इसको हम ज़रा सा इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम इस लॉ के बारे में जान जाए कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या निकल के आता है। तो चलिए, जैसे दो चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने दो चार्ज ले लिया। एक चार्ज हमने ले लिया यहाँ पे, एक ये चार्ज है, इसको हमने मान दिया लेट्स से दिस वन इज Q1। एक दूसरा हमने चार्ज ले लिया, ये चार्ज को हमने मान लिया Q2। और सपोज करिए कि दोनों हमने सिमिलर नेचर के चार्जेस ले रखे हैं। अपोजिट नेचर के भी अब चार्जेस ले सकते हैं, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है। डायरेक्शन तो वैसे ही बता देंगे, अगर यहाँ दोनों सेम नेचर के तो फोर्स रिपल्सिव होगा। और जो दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को लेट से हमने कह दिया कि बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। इस पे फोर्स एक्ट हुआ इस डायरेक्शन में, इस पे भी फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ये रिपल्सिव फोर्स। दोनों एक दूसरे पे इक्वल अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक बात और आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो इंटरेक्शन फोर्स होता है ना दोनों चार्जेस के बीच का, ये इंटरेक्शन फोर्स आपका म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल कहने का मेन मतलब ये होता है कि जितना चार्ज Q1 जितना Q2 पे फोर्स लगाएगी, Q2 भी उतना ही फोर्स Q1 पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा किसका छोटा है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। Q1 भले छोटा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये Q2 को उसी फोर्स के साथ रिपेल करेगा जिस फोर्स के साथ Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। तो ये जो भी अब यहाँ से कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था उसको हम ज़रा समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स ने कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखे थे। उन्होंने देखा था कि जो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स इंटरेक्शन आपको दिख रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। और यही जो फोर्स होता है, उन्होंने देखा कि जो फोर्स है इंटरैक्शन फोर्स, वो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता ही है फिजिक्स में कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस किया जाता है तो एक कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए इसको हम रिप्लेस कर दें। तो ये कांस्टेंट आ गया K एंड दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये फाइनली जो आपका कूलम्स लॉ है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ पे K लिख सकते हैं, K इज अ कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम कहने का मतलब कि भाई ये दोनों चार्जेस किसी न किसी मीडियम में तो रखे होंगे ना, या तो किसी मीडियम में नहीं रखे तो ये एयर में होंगे, या तो वैक्यूम में होंगे, या तो पानी के अंदर होंगे, कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होगा। तो अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि K डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये डिपेंड करता है मीडियम पे। साथ ही साथ इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो आप K की यूनिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर K के एक्सप्रेशन को लिखना हो तो चलिए देखते हैं यूनिट ऑफ K। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कांस्टेंट है इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो आप K को लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू F, R स्क्वायर को इधर लेके चले गए, Q1 Q2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। अभी आपको इतना तो पता है, F है फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, R डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और साथ ही साथ इसकी यूनिट होगी कूलम, इसकी यूनिट होगी कूलम। दोनों चार्जेस हैं, दोनों की यूनिट होगी कूलम। तो फाइनली ये निकल के आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये K की यूनिट है। ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं, पर कूलम स्क्वायर होता है। और ये जो भी है ये SI यूनिट है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे SI यूनिट। इसकी CGS यूनिट भी होती है, CGS यूनिट इसकी एक्चुअली 1 होती है। ये चार्ज की यूनिट भी, ये तो CGS हो गया कूलम स्क्वायर, इसकी भी कई सारी यूनिट्स होती हैं। एक इसका होता है ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको कि हम स्टैट कूलम बोलते हैं। तो उसको भी कहीं साइड में आप लिख ही लीजिए नॉलेज पर्पज़ के लिए, यानी कि जो यूनिट ऑफ जो C है, सॉरी Q, ये आपका एक तो हो गया कूलम जो कि आप सबको पता है। कूलम के साथ साथ एक होता है ESU, और 1 कूलम इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको कि हम बोलते हैं स्टैट कूलम। एक और इसमें होता है, इसकी यूनिट होती है EMU होती है। ये सब चीज़ें आपको जहाँ फिलहाल यूज़ में नहीं है। 1/10 EMU के बराबर होता है एक कूलम जो होता है, 1 कूलम इज इक्वल्स टू। तो ये कन्वर्जन बस आप याद रखिए, हो सकता है कहीं काम आ जाए। बाकी आपको जो भी कैलकुलेशंस करने होते हैं फिज़िक्स के अंदर, वो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो SI यूनिट को लेके किए जाए। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन को देखा। एक्सप्रेशन आपके सामने निकल गया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K की यूनिट हमने देखी न्यूटन मीटर स्क्वायर का पर कूलम स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। K की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 9 × 10⁻⁹
9। बाकी आपको यूनिट तो पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये तो जो कूलम्स लॉ था, जो कूलम्स का स्टेटमेंट था, उसके बारे में हमने देखा कि जो इंटरेक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिकल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर बात एयर की हो रही है, अगर वैक्यूम में रखा हुआ है चार्ज, उस केस में 9 इंटू 10⁻9 होती है के की वैल्यू, के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9। आप यहाँ पे लिख लीजिए किसके लिए होता है, जब आपका चार्ज एयर में हो या फिर वैक्यूम में हो, उस केस में। तो के की वैल्यू आप रखेंगे, चार्जेस की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो आप इजीली फिर वहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आना था वो एक्सप्रेशन हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं एक पूरे डायग्राम को एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कोई। ये जो आपको फोर्स दिख रहा है ना, दिस फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब कि ये एक्ट होगा हमेशा इसी लाइन के अलोंग। ये जो लाइन आपको दिख रही है दोनों चार्ज को मिलाने वाली, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, इसी लाइन के अलोंग ये एक्ट होता है फोर्स। या तो अवे होगा, एक दूसरे से दूर होगा, या तो एक दूसरे के टूवर्ड्स होगा, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिख सकते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं कि जो एफ होता है वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। तो फिलहाल जगह नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसको यहीं पे एडजस्ट करने की, कि एफ इज अ सेंट्रल फोर्स which always acts along the line joining two charges। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि एक सेंट्रल फोर्स होता है जो कि उसी लाइन के अलोंग एक्ट होता है, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को आपस में मिला रही है। अब इसके लिमिटेशंस की बात की जाए कि आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज के लिए लॉ क्यों वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए क्यों वैलिड है। अगर चार्ज मूव करे उस केस में क्या कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो कि कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, उस केस में ये लॉ एप्लीकेबल होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इसको ज़रा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, अब इसको हम थोड़ा मिटाने जा रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ आपने क्लास 10th फिजिक्स में पढ़ा होगा जब आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा था, कि एक मूविंग चार्ज जो होता है वो हमेशा अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आपका पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा अपना मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट करता ही करता है। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। अगर पॉजिटिव हो तो डायरेक्शन कुछ और होगी, नेगेटिव हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी। तो लिमिटेशंस की हम लोग बात करें, लिमिटेशंस, तो ये बात हमें पता है कि ये जो लॉ है कूलम्स लॉ, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, पहला है स्टैटिक चार्जेस के लिए लॉ एप्लीकेबल होगा, स्टैटिक चार्जेस, और दूसरा है पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसको भी रब कर दे रहे हैं, शायद ज़रूरत पड़े इधर। तो जो फिगर अपना इसके पहले हमने ड्रॉ किया था उसको एक बार फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। दो चार्जेस हैं अपने पास, एक चार्ज ये हो गया Q1, ये दूसरा हमने चार्ज ले लिया Q2, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो भी थी, ये डिस्टेंस को हमने R मान लिया। हमने देखा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट हो रहा था, इधर फोर्स F एक्ट हुआ, इधर फोर्स एक्ट हुआ F, और कुछ देर के लिए हम मान लें कि ये जो चार्जेस थे
ये एयर में रखे हुए थे, ऐसा नहीं था किसी मीडियम में हमने चार्जेस को रखा था, ये एयर में हमने चार्जेस को रखा हुआ है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज है Q2 और ये एयर है। अब होना क्या चाहिए, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स F कितना निकल के आना चाहिए यहाँ पे, वो निकल के आना चाहिए K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स निकल के आना चाहिए दोनों के बीच का, जो इंटरेक्शन फोर्स है, दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मस्ट बी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या कि अगर चार्ज मूव करें उस केस में ये लॉ होल्ड क्यों नहीं कर पाता। अब देखिए कैसे नहीं होता। जैसे हम मान लें कि एक चार्ज हमने ले लिया, ये जो हम Q1 की बात कर रहे हैं, ये हमारा है Q1। ये दूसरा चार्ज हमने ले लिया और ये चार्ज को हमने बोल दिया ये है Q2। अब एक बात तो आपको पता है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन तो एक्ट होगा ही होगा, हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों के बीच में एक्ट होगा। और जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, आप यहाँ पर उसको शो कर लीजिए, हमने शो कर दिया एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर एक्ट हो रहा है और ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो FE यहाँ पे हम छोटा सा लिखते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर ये मूव न कर रहे होते तो सिनेरियो कुछ ऐसा होता, दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई R। अब हम मान लें कि ये चार्ज जो Q2 है इधर मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी के साथ, इसको भी हम किसी भी डायरेक्शन मान लीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम ये समझना चाहते हैं कि चार्जेस अगर मूव करें स्टैटिक ना हो तो प्रॉब्लम आती कहाँ पे है। ये Q1 ये भी हम मान लें कि इधर मूव कर रहा है V1 स्पीड के साथ। तो एक चीज़ आपने शुरू में हमने बताया था कि एक जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज सिर्फ और सिर्फ अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने सराउंडिंग में जहाँ तक कर सकता है करता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें मूविंग चार्ज की, अगर चार्ज मूव कर रहा हो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है अपने सराउंडिंग में। यानी कि ये दोनों चार्ज जो यहाँ पे आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसमें कंडीशन है, अगर इनकी स्पीड कांस्टेंट हो तो, ठीक है, हमने मान रखा है V1 V2 कांस्टेंट है। अब मूविंग चार्ज, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा कि चार्ज आपका मूव है लेकिन एक्सेलरेटेड है, यानी v इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर चार्ज मूव करें और उसमें भी वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ एनर्जी का रेडिएशन भी करते हैं वहाँ पे, एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, और ये जो भी एनर्जी का रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये सब समझाने का सिर्फ मतलब यही था कि यहाँ पे उस हम केस को समझने जा रहे हैं कि एक मूविंग चार्ज प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पे फोर्स निकल के आना चाहिए था कितना, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना आना चाहिए था। लेकिन अगर ये मूव कर रहे हैं दोनों, मान लो सिमिलर डायरेक्शन में, V1 स्पीड से V2 स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी। आपने पढ़ा होगा कि एक मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है, कुछ देर के लिए हम मान लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, और ये इस डायरेक्शन में V स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब हमें पता करना है कि इसके सराउंडिंग में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो इसके लिए कई सारे रूल्स हैं। राइट हैंड पाम रूल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, 10th में आपने पढ़ा होगा। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में आप थंब को करिए, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे फिंगर्स को आप लेके जाइए। थंब को हमने कर दिया मोशन की डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर दिया, तो जो हथेली है ना, जो पाम की डायरेक्शन है, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे हथेली अंदर की तरफ शो कर रही है, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा।
और अगर यही इस चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे पता करना होता मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में क्या करते हैं, आप हमेशा थंब को पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में करेंगे, चलो वो तो हमने कर लिया। फिंगर्स को उस पॉइंट को टुवर्ड्स करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चलो वो भी कर लिया। अब हथेली बाहर की तरफ शो कर रही है, मतलब यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आउटवर्ड हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया, ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी की हमने डायरेक्शन को आपको दिखा रखी है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, ये Q1 जो चार्ज मूव कर रहा है V1 स्पीड के साथ, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के पास बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर यहाँ पे पता करना चाहें तो देखिए, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में हमने फिंगर को किया, थंब को किया, फिंगर्स हमने उस डायरेक्शन में किया, उस पॉइंट के टुवर्ड जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, हथेली अंदर की तरफ है। यानी कि यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू Q1, यानी कि ड्यू टू Q1 इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहा होगा। अब ये भी आप जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स होता है कितना, 10th में देखो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, थोड़ा सा बस यहाँ पे हम रिकॉल करा रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि यहीं पे हम बात करें, जैसे मान लो कि एक कोई चार्ज है ऐसे, ये कोई प्लस चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने मान लिया कि वो इनवर्ड है, यानी बी जो है हमने मान लिया कि ये इनवर्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो इनवर्ड है। तो हमें ये पता करना है कि इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करते हैं, स्पीड की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को करिए, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करिए। अब आपका हथेली फोर्स को दिखाएगी। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हमने अंदर की तरफ फिंगर्स को किया, थंब को हम करेंगे चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हथेली अपना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में शो कर रही है, मतलब इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी QV और ये B, इतना मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक्ट होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इस पे भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। उस मैग्नेटिक फोर्स को हमने ऐसे दिखा दिया, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। तो चलो मैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसको कि हम FM कहते हैं। यानी कि अब ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं हो रहा होगा, ऐसा इसके साथ भी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो देखो, ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने थंब को किया, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ करते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हथेली शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। अब इस पर फोर्स को पता करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। ये आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए ऐसे करते हैं, क्रॉस मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से है, ड्यू टू Q2 की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड। अब हमें ये पता करना है कि इस पे फोर्स कितना एक्ट होगा, तो चलो फोर्स भी हम इजीली निकाल लेंगे। फोर्स निकालने के लिए हमने यहाँ पे जैसे किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को ले गए थे, थंब को ले गए थे स्पीड की डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में, तो हथेली ने हमें दिया था मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, हम सिर्फ थंब को ले जाएंगे स्पीड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो बाहर फिंगर्स को किया, हथेली राइटवर्ड डायरेक्शन में शो कर रही है, यानी कि इस पे जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हमने F-M कह दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू जो है अलग अलग है, वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग अलग है। ठीक है, हो क्या रहा है, अब अगर दोनों के बीच अगर हम पूछें कि अच्छा बताओ यहाँ पे दोनों के बीच में दोनों पे कितना फोर्स लग रहा था, आप बोलेंगे भाई Q1 पे भी F अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, Q2 पे भी F अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, और कूलम्स का लॉ बताता भी यही है कि दोनों पे जो फोर्स लगेंगे वो म्यूचुअल होंगे, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स अगर हम पूछें कि अच्छा बताओ Q1 पे कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन, फोर्स ऐसे मत बोलिए नेट फोर्स ऑन Q1। तो Q1 पे देखिए जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा है, एक राइट की डायरेक्शन में लग रहा है F-M, वो हमने लिख लिया, एक लेफ्ट की तरफ लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा ना वही नेट फोर्स है जो कि Q1 पे लग रहा है, ये आपका है
Q1। जो बड़ा होगा उसमें से आप छोटे वालों को हटा देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। अगर हम बोलेंगे अच्छा बताओ नेट फोर्स Q2 पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F Q2 ये है, इधर लग रहा है आपका Fe, चलो हमने दिखा दिया Fe, और इधर लग रहा है आपका Fm, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में Fm लग रहा है, और ये आपका हो गया Q2। तो अब देखेंगे ना कि यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स जो निकल के आ रहा है वो अलग अलग है। नेट फोर्स दोनों फोर्स का कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितना लग रहा है वो, प्लस एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो। तो क्या यहाँ पे दोनों पे लगने वाला फोर्स म्यूचुअल है? म्यूचुअल नहीं है। निकल के आना चाहिए था उतना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, लेकिन निकल के आ रहा है कुछ और। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कूलम्स का लॉ होता है वो स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर मूविंग चार्जेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत डायरेक्शंस को लेके प्रॉब्लम हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कैसे होती है, तो आप एक बार थोड़ा सा टेंथ की बुक को एक बार रेफर कर लीजिएगा उसको। हालांकि यहाँ पे हमने समझा दिया डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो कोशिश करिए वीडियो को एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्जेस, वाई, ऐसा क्यों होता है। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए स्टैटिक चार्ज का तो समझ में आ गया कि स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड होता है, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता, और इसके पीछे रीज़न ये होती है, पूरी की पूरी कहानी यही होती है। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? चलो उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसको हम रब करने जा रहे हैं फाइनली। तो चार्ज इंडक्शन में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी कि चार्ज का इंडक्शन होता कैसे है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा समझने के लिए कि दिस लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। बाकी पॉइंट चार्ज के अलावा किसी एक्सटेंडेड बॉडीज़ के केस में अगर इस लॉ को अप्लीकेबल करेंगे, लॉ को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। देखो ये फिगर हमने रहने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो जो F निकल के आएगी यहाँ पे, F की वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि जो चार्जेस हैं ना उन्हें एयर में रखा गया, किसी मीडियम का जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। मीडियम फोर्स पे कैसे असर डालता है वो हम लोग उसका एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे कि मीडियम फोर्स को कैसे डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है, क्या असर डालता है उस पर। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए एक बॉडी को हमने क्या कर लिया, एक्सटेंडेड मान लिया। हमने मान लिया जो Q1 है ना वो एक एक्सटेंडेड बॉडी के फॉर्म में है, कुछ ऐसे है, ये है Q1, ठीक है, और इस पे चार्ज है। तो चलो इसके सरफेस पे हमने चार्ज को ऐसे दिखा दिया है। मान लें कि पॉजिटिवली चार्ज है ऐसे, ठीक है। उसके बाद Q2 जो है उसको भी आप एक्सटेंडेड बॉडी मान लीजिए या फिर उसको छोटा सा ही आप मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम दिखा देना कि एक बॉडी भी अगर पॉइंट चार्ज नहीं तब भी वहां पे होल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा एक बात सोचिए, यहाँ पे इसके आसपास अगर कोई चार्ज होगा नहीं जब तक, तब तक इसको हम अगर स्फीयर माने तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म होगा। सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगी, चार्ज का कंसंट्रेशन हर जगह यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, एक रेगुलर शेप है स्फीयर। आप ये भी कह सकते हैं कि जो चार्जेस हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, यानी हम ये मान सकते हैं कि हर एक चार्ज यानी टोटल जो चार्ज है उसका सेंटर इस स्फीयर का ही सेंटर है, यानी कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्फीयर कैन बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम ऐसा मान सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये चार्ज हमने स्फीयर के अंदर दिखा रखा है, हमने स्फीयर के सरफेस पे ही इसको दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ भी दिखा सकते थे, सिर्फ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम ये मान सकते हैं जो Q1 यहाँ पे है ना वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। दूसरा चार्ज अपना है Q2, ये हो गया आपका Q2, हमने यहाँ पे ले लिया। चलो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना निकल के आना चाहिए,
F इज इक्वल्स टू k(Q1Q2/r²। एक चार्ज है Q1 जो कि माना गया सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, दूसरा चार्ज है Q2, तो निकल के आना चाहिए था F इज इक्वल्स टू k(Q1Q2/r²। लेकिन देखिए इस चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड हम तभी तक मान सकते थे जब तक कि इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज था नहीं। अब इस बात को समझिएगा, जब तक सराउंडिंग में कोई और चार्ज नहीं था तब तक तो हम मान सकते थे कि पूरा का पूरा जो चार्ज सरफेस पे स्प्रेडेड है वो माना जा सकता है कि उसके स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि हर एक चार्ज की डिस्टेंस जो है वो सेंटर से इक्वल है। ऐसा तब तक जब तक कोई उसके सराउंडिंग में कोई और चार्ज हो ना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक चार्ज आया, ये Q2 जैसे ही हम यहाँ पे लेके आए, तो ये Q2 क्या करेगा, इंडक्शन इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। आप ये कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जो फ्रंट सरफेस पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रंट सरफेस से दूर जाएंगे और ये बैक वाली सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ही। तो जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। यानी सामने जो होगा पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उनको रिपेल कर देगा सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वो इलेक्ट्रॉन आके इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाके इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा। मतलब कि पूरा कहानी ये है कहने का कि इधर लेफ्ट वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। यानी कि अब जो चार्ज का सेंटर हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा था, वो सेंटर यहाँ पे ना होके कहीं इधर शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि चार्ज का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होता है ना, आपने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होता है। ऐसे इधर भी होगा, जिधर चार्ज का कंसंट्रेशन, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, हम मान सकते हैं कि पूरे चार्ज का सेंटर उधर ही शिफ्ट हुआ है। यानी कि अब जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो एक्चुअल में थी इतनी दोनों चार्ज के बीच का, लेकिन चार्ज इंडक्शन की वजह से सेंटर शिफ्ट हो गया। यानी कि अब जो डिस्टेंस है अब ये हो गई इतनी, ये हो गई r'। यानी इस चार्ज Q2 को लाने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस अब भी दोनों चार्ज के बीच की r है। अब हम ये बोलेंगे कि अब जो डिस्टेंस है वो r' हो चुकी है। इस केस में अगर हम f को निकालेंगे तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा k(Q1Q2)/r'²। और आपको पता है ये f', ये फोर्स कुछ अलग निकल के आएगा क्योंकि डिस्टेंस अब अलग हो गई। ये मेजर्ड वैल्यू है fm, इसको fm लिख दें। fm मतलब कि जो मेज़र करेंगे तो हमें जो मेज़र करेंगे वो इतना निकल के आएगा। अब r' जो है वो बड़ा है r से, इसका मतलब कि जो fm है वो f से छोटा निकल के आएगा। fm, चलिए fm मत मानिए, इसको f' ही मान लीजिए, क्योंकि fm और वो सिंबल बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं विच इम्प्लाइज जो f' की वैल्यू है वो लेस देन कितना निकली, f के बराबर। यानी निकलना चाहिए था इतना, लेकिन निकल के आया फोर्स कम। तो क्या न्यूटन लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है? नहीं है। न्यूटन लॉ पूरी तरह से यहाँ पे सही नहीं हो पा रहा है। फोर्स की वैल्यू कम निकल के आ रही है, जबकि निकल के आनी चाहिए थी इतनी। जस्ट आप दूसरा ये कह सकते हैं कि चलो ये जो हमने चार्ज्ड बॉडी ले रखी थी, ये तो चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, चलो ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया सरफेस पे ऐसे कंसंट्रेटेड है। ये जो आपको अंदर दिख रहा है एक्चुअल में चार्ज अंदर नहीं है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। अब हम यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज लेके आ गए, ठीक है, ये आपका था Q1, ये आपका है, यहाँ पे हम लेके आ गए Q2, और ये कोई नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा पीछे की तरफ। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फिर आप ये कह लीजिए ना कि सारे पॉजिटिव चार्ज को, सारे नहीं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा फ्रंट वाली सरफेस पे। यानी कि बैक वाली सरफेस से, देखो पहले क्या था कि जब तक ये चार्ज नहीं था तब तक सारे चार्ज का सेंटर यहाँ पे माना जा रहा था, और ये जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस हम r लिए हैं। लेकिन जैसे ही ये चार्ज आया, इधर से चार्ज जो है वो कम हो जाएंगे और फ्रंट वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चूंकि ये नेगेटिव चार्ज हम इसके सामने लेके आए थे, ये क्या करेगा, चार्जेस को इधर खींचेगा। अब फ्रंट वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब कि जो सेंटर है ना, अब ये शिफ्ट हो चुका होगा कहीं इधर। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया शिफ्ट। यानी कि अब जो टोटल ये चार्ज Q1 है, ये नहीं माना जाएगा कि उस स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ये माना जाएगा कि ये जो चार्ज Q1 है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो हो गई r', यानी फोर्स यहाँ पे F
आर डबल डैश मान लें, तो यहाँ पे फोर्स एफ डबल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर डबल डैश का स्क्वायर। और आपको पता है कि जो आर डबल डैश है ये आर से छोटा है, इसका मतलब कि जो एफ डबल डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो एफ से बड़ी निकल के आएगी, इससे बड़ी निकल के आएगी। अब लिख सकते हैं कि एफ डबल डैश विल बी ग्रेटर देन एफ। तो देखो दोनों में यही प्रॉब्लम है। अगर हमने बॉडी को एक्सटेंडेड बॉडी मान लिया, चार्ज बॉडी ना माने, तो वहाँ पे चार्ज इंडक्शन वगैरह क्रिएट हो जाता है। चार्ज इंडक्शन की वजह से जो रिलेटिव सेपरेशन होता है उस पर असर पड़ता है। और फाइनली जो हम वैल्यू मेज़र करते हैं, वो जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू से जितनी वैल्यू आनी चाहिए थी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उससे या तो ज़्यादा निकल के आती या तो कम निकल के आती। यहाँ पे आपने देखा कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम निकल के आई है एक्चुअल वैल्यू से, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना निकल के आना चाहिए था। और यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा निकल के आई। तो ये हमने मान लिया केस 1, इसको आप ऐसे केस 1 के तौर पे समझिए। केस 1 का मतलब कि इसमें क्या लिया गया है कि व्हेन Q2 जो है पॉजिटिव, जब Q2 को हम पॉजिटिव लें इस वाले चार्ज को, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि व्हेन, ये केस 2 है, केस 2 व्हेन Q2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है उस केस में। ठीक है, आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि क्यों नहीं हमने दोनों बॉडीज़ को ले लिया, वैसा एक्सटेंडेड बॉडी ले लिया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचिए, जैसे मान लो कि हमने एक ये स्फीयर ले लिया, मान लिया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में जब तक कोई चार्ज नहीं था, सारे के सारे ये जो चार्ज है Q1, मान सकते थे कि उसका सेंटर यही था, मान सकते थे कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड था। लेकिन जैसे ही हम एक चार्ज लेके आए, चार्ज स्फीयर दूसरा लेके आए प्लस Q2, आप ऐसे सोचिए कि Q2 है और Q1 नहीं है, उस केस में भी ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q2 पे यूनिफॉर्म होगा। अगर हम कुछ देर के लिए ये मान लें कि Q1 अगर नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता और माना जाता कि जो Q2 है इसके सेंटर पे है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, R है, यानी फोर्स कितना निकल के आना चाहिए, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों वही काम करेंगे। ये भी जो है इसके चार्जेस को रिपेल करेगा, फ्रंट वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, ये भी इसके चार्जेस को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को फ्रंट वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। यानी कहने का मतलब कि बैक वाली सरफेस पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का, इधर भी बैक वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फाइनली ये जो आपको सेंटर यहाँ पे दिख रहा था ना, ये सेंटर कहीं इधर शिफ्ट हो गया, ये सेंटर कहीं इधर शिफ्ट हो गया, और जो रिलेटिव सेपरेशन है दोनों के बीच का वो इंक्रीज हो गया R डैश। तो आप देखेंगे कि रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो मेजर्ड वैल्यू होगी, जो वैल्यू हम मेज़र करेंगे, वो पहली वाली वैल्यू से ऑब्वियस सी बात है कम निकल के आएगी। तो बाकी चीज़ें आप खुद से, जैसे दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हो तो क्या होगा, यही केस होगा। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो तो उसको आप समझ लीजिए वहाँ पे क्या होगा। जैसे हमने मान लिया कि एक जो ये बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज थी, दूसरी नेगेटिवली चार्ज थी, हमने मान लिया प्लस Q1, यहाँ पे मान लिया माइनस Q2। तो अब सोचिए होगा क्या, ये अगर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है और ये जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जैसे एक दूसरे के सामने आएंगे, ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यानी लेफ्ट वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है उनको खींच रहा है, ऐसा बोल लीजिए। ऐसे इसके साथ भी होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, ये क्या करेगी, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, यानी इसके भी फ्रंट वाली सरफेस पे चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बॉडीज़ के फेसिंग सरफेस हैं उन पे चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो चार्ज पहले सेंटर्स पे हुआ करते थे इन दोनों के, वो चार्ज अब माने जाएंगे कि थोड़ा सा शिफ्ट हो गए इधर, यानी चार्ज का सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यानी कि अब जो रिलेटिव सेपरेशन है वो इतनी हो गई R डबल डैश। तो यहाँ पर तो आपने देखा था कि जो R डैश था वो ग्रेटर देन R था, उस केस में जो F डैश यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे इस केस के लिए F डैश वो लेस देन निकलेगा F से, कम निकल के आएगा फोर्स। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका जो R डबल डैश है वो लेस देन है R, यानी यहाँ से जो F डबल डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा F के कंपैरिजन में। यानी जितना फोर्स मेज़र होना चाहिए, जितना फोर्स निकलना चाहिए, उससे ज़्यादा फोर्स निकल के आएगा यहाँ पे दोनों के बीच का। इसका मतलब कूलम्स लॉ जहाँ पे
होल्ड नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कोशिश करिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ में इसके जो वेक्टर फॉर्म्स होते हैं, वेक्टर फॉर्म्स देखा जाएगा। वेक्टर फॉर्म्स के अलावा देखेंगे हम लोग फोर्स डिपेंडेंसी ऑन द मीडियम, कि फोर्स पे मीडियम का क्या असर होता है, जहाँ पे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और भी कई सारे टर्म्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।